दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद यानी आर्टिकल से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपके आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद यानी आर्टिकल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद और वो किस संदर्भ में वर्णित हैं इनके बारे में। देखिए, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात करता है। अनुच्छेद 32 आप सभी जानते हैं संवैधानिक उपचार के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है। तो सही उत्तर है DBAC। यहाँ पर आप देख सकते हैं DBAC ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर की बात करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता तथा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है। तो ये भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न है कि राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किस में निहित है, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में या लोकसभा में। तो सही उत्तर संसद यानी पार्लियामेंट में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद में निहित है। किसी नए राज्य का निर्माण संसद अपने साधारण बहुमत से करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है। ऑप्शन देखिए 445, 392, 546 या 395। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेदों की संख्या 395 है। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में मूल अनुच्छेदों के साथ कई उपबंध क ख ग जोड़ दिए गए हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेद जो हैं मूल अनुच्छेद 395 ही हैं। आप किसी अनुच्छेद 396 के बारे में आप बात नहीं कर सकते, उसमें क ख ग हैं, तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही हैं। भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है आपको बताना है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो सही उत्तर आप जानते हैं, जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं उसी में ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे वो समाविष्ट होंगे। इसके अलावा आप देख लीजिए कि अनुच्छेद 2 भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी उपबंध करता है। अनुच्छेद 4 के अनुसार पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन किस तरह से करता है। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह है 8, 9, 10 या 11। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 11। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 जो है वो संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग कर संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है, जो भारत में नागरिकता संबंधी विधि का उपबंध करता है। तो याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 34। तो सही उत्तर अनुच्छेद 12। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य यानी स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या बाहर भारत के सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 13, 251 और 254। देखिए, उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेदों 13, 251 और 254 से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य घोषित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 251 और 254 संघीय और राज्य विधियों में विसंगति होने पर राज्य विधियों के शून्य होने का प्रावधान है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वो शक्ति है जिसके तहत वह विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों या कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण करता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 में। तो सही उत्तर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13 में वर्णित है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है, जो संघ या राज्यों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों से उन्हें संरक्षित करता है जो मूल अधिकारों को कम या सीमित करते हैं। यानी इसके माध्यम से न्यायालयों, उच्चतम और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से असंगत होने वाले कानूनों को शून्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? तो आप जानते हैं, संसद और राज्य विधान परिषदों, राज्य विधान मंडलों की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाने वाला अनुच्छेद आर्टिकल 13 है। अनुच्छेद 13 संघ या राज्य को मूल अधिकारों को कम या सीमित करने वाली किसी भी विधि को बनाने से प्रतिबंधित या नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 245 संघ या राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के क्षेत्रीय विस्तार के बारे में है, जबकि अनुच्छेद 246 विषय वस्तु के आधार पर विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। अनुच्छेद 246 का वर्णन 7वीं अनुसूची में भी है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। इन सूचियों में वर्णित विषयों पर संघ और राज्यों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए कानून बनाने का विशेष अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में निहित है? तो आप जानते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 में भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मूल अधिकारों के रूप में वर्णित हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है।
अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में क्रमशः विधि के समक्ष समानता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों के अंत का वर्णन है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में वर्णन है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था है, जिसमें क्रमशः मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में और कारखानों और जोखिम भरे कार्यों में बालकों के नियोजन पर रोक अनुच्छेद 24 का वर्णन है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्रमशः अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में वर्णन है। अनुच्छेद 29-30 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की व्यवस्था है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार अनुच्छेद 30 में है। और आप जानते हैं अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के प्रावधान का वर्णन है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? केंद्र को, राज्यों को, ए और बी दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं? तो सही उत्तर केंद्र और राज्य दोनों को, यानी ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के उपखंड 4 के तहत पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को इन वर्गों के संबंध में आरक्षण का प्रावधान करने की विशेष शक्ति है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 17 के द्वारा। दोस्तों, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 19 के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? ऑप्शन है सभा की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या निवास स्थान तथा बस जाने की स्वतंत्रता। तो सही उत्तर धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, राज्य क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, और इनमें धर्म की स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं की गई है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में ये अलग उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 20A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22A या 22B। तो सही उत्तर अनुच्छेद 21A। संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है और इस उपबंध को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मूल संविधान में अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्वों में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का निर्देश राज्यों को दिया गया था,
लेकिन मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संसद द्वारा अनुच्छेद 21A को संविधान के भाग 3 में जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा दिए गए हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24। देखिए, हमारे संविधान में भाग 3 में 6 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 23, 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव के दुर्व्यापार, बलाश्रम और बेगार को प्रतिबंधित किया गया है और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। जबकि अनुच्छेद 24 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 28, 29 और 30 या 30 में। तो सही उत्तर अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 29 और 30 दोनों में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण और अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार संदर्भित करता है। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दोनों में किया गया है। उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित या स्पष्टीकृत नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही एक मूल अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा की विशेष शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। और इसी प्रकार की शक्तियाँ उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 226 के द्वारा प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीटें हैं? तो आप जान लीजिए 5 प्रकार की रीटों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस, परमादेश यानी मैंडेमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा यानी क्यो वारंटो या उत्प्रेषण यानी सर्टियरेरी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 40, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में है। दोस्तों, आप जान लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने योग्य आवश्यक हों। दोस्तों, अनुच्छेद 40 को व्यवहार में लाने के लिए संघीय सरकार ने 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों संबंधी प्रावधान किया। नगर पालिकाओं के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 9 और 12वीं अनुसूची में किए गए। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 2011 में 97वां संशोधन करके भाग 9 का स्थापित किया गया, जिसमें सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। इनकी व्यवस्था अनुच्छेद 243 य ज से 243 य न तक है और पंचायती राज व्यवस्था गांधी जी के सपनों का भारत है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन उपबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 47 का। सही उत्तर अनुच्छेद 48 का। भारत के संविधान में अनुच्छेद 48 का के तहत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन है। इसके अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 51। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के गठन, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता के द्वारा निपटारे को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 51A। 51A या 51 क भारतीय संविधान का भाग 4 क है और अनुच्छेद 51 क केवल एक ही अनुच्छेद है 51 क। इसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, परंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। ये व्याख्या है कहाँ पर? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 56-57 में, अनुच्छेद 53-54 में, अनुच्छेद 58-59 में या अनुच्छेद 65-66 में। तो सही उत्तर अनुच्छेद 56-57 में। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद पर पदस्थ व्यक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। हालांकि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित किया जा सकता है, इसके बारे में संविधान मौन है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान घटाए नहीं जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? आपको बताना है। 74वां, 76वां, 78वां या 80वां? तो सही उत्तर 74वां। दोस्तों, अनुच्छेद 74 में ये अनुच्छेद पूछा है, न कि संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद 74 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसमें एक महत्वपूर्ण उपबंध जोड़ा गया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने को वो बाध्य होगा। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक और धन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, वह उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर अनुच्छेद 78। भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो देश के प्रशासनिक और विधायी मामलों और मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है?
ऑप्शन है अनुच्छेद 105, 215, 109 या 249। तो सही उत्तर अनुच्छेद 109। संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में वर्णित है। अगला प्रश्न है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाता है यदि उसमें केवल निम्न सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हों: किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या निकालना, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना या बढ़ाना, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा मध्य धन प्राप्त करने अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसके निर्गमन अथवा संघ या राज्य लेखाओं की संपरीक्षा करना। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर आर्टिकल 124। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के संबंध में प्रावधान है। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 थी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित ये वीडियो विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। लेकिन ये प्रश्न भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण खंड है, उसके लिए भी अति उपयोगी और लाभदायक है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।